हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। आई होप आप सब बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे, सब सेफ होंगे और इस खराब वेदर से बचे हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे दिन हो गए आप सब रूबरू हुए, आज मौका मिला है दोबारा से। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट गेट्स यू गोइंग। यानी कि मोटिवेशन से आप शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई मोटिवेशनल, संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देखी है या सिविल बीइंग्स की कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी है, किसी की भी XYZ कोई भी इन्फ्लुएंसर की मोटिवेशनल वीडियो देखी है या मोटिवेशनल गुरु की कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी है, आपको एकदम से जोश आएगा, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन वो जोश कितना टाइम रहेगा? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ता करने में बहुत मुश्किल आएगी। उसके बाद आपको फिर मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, फिर थोड़ा सा बूस्ट आएगा, बट वो कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं ना, एंडोमोर्फिन और पता नहीं क्या क्या, वो चीज़ें उस तरीके से जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी हैबिट का हिस्सा बन चुका है, जिसको आपने रेगुलर इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस करा है, वो क्या हो जाएगा, वो आपको हमेशा आगे सफलता की तरफ बढ़ाने में मदद करेगा। हमने कई सारे फौजी बंदे देखे हुए हैं, ठीक है, जिनके फैमिलीज़ में फौजी पेरेंट्स हैं, पापा हैं फौजी रिटायर, तो वो जानते हैं इस बात को कि फौजी लोगों की आदत है सुबह 4 बजे उठने की। दैट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट भी वो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 20, 22, 25 साल उन्होंने उस नौकरी को दिए हैं, राइट। तो इतने सालों तक वो चीज़ उनके हैबिट का हिस्सा बन चुकी है और उनके एक तरह से रगों में बहने लग गया है कि सुबह 4 बजे उन्होंने बिना किसी अलार्म के, बिना किसी काम के सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाना है। और फिर जो रिटायर हो चुके हैं वो फिर आप लोगों को भी जगा देंगे। जिनके घर में हैं पेरेंट्स ऐसे, उन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस के फादर ऐसे करते हैं। मेरे पापा तो करते हैं ऐसे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया और श्रीलंका, पता है हम लोग बहुत इतिहास से भी हमारा जुड़ाव है, धर्म से भी हम जुड़े हुए हैं, इंडिया और श्रीलंका एक साथ। तो वही क्या होता है, हमारे ट्रेड रिलेशंस की बात करेंगे आज के डेट में। हम धर्म की तो बात नहीं कर रहे ज़्यादा, बट ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और बाकी हम दोनों के बीच के इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस की। चलिए, इंडिया ties with श्रीलंका are bound by तमिल क्वेश्चन, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जो संधि है वो तमिल के सवाल से जुड़ी हुई है। अब तमिल का क्या सवाल है, चलिए देखते हैं। विद अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर देयर रिलेशंस। बोल रहे हैं एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर, यानी कि व्यवसाय, पैसा, इन चीज़ों का एक दूसरे की मदद करने के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया। किसके द्वारा? इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। और इसमें इन्होंने एक आउटलाइन दिया, आउटलाइन यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया कि हमारा आगे का आने वाला जो हमारा संबंध है, फ्यूचर क्या है हमारे संबंध का, हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं इसको। ठीक है, ये उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया। द स्टेटमेंट entitled Promoting Connectivity, Catalyzing Prosperity, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ये उसका नाम है। जो हमारा अब ये एजेंडा बना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसका ये नाम है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ाव को और ज़्यादा बढ़ावा देना। कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक दूसरे को समृद्ध होने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ये विजन है उनका। ठीक है, रिलीज्ड आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे इन दिल्ली लास्ट वीक। बोल रहे हैं ये उस स्टेटमेंट का नाम है, स्टेटमेंट की हेडिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे जो कि दिल्ली में मिले थे पिछले हफ्ते, उनकी मीटिंग के बाद में जो स्टेटमेंट दी गई। लेज आउट द विजन इन 5 एरियाज। अब ये क्या करती है, एक लेआउट बनाती है। क्या लेआउट, क्या मतलब, अगेन ब्लूप्रिंट देती है जो हमारा विजन है 5 एरियाज में काम करने का एक साथ, उसके ऊपर। और वो 5 एरियाज कौन से हैं? मैरीटाइम यानी कि पानी, ठीक है, एयर हवा में,
जो भी संबंध है, अब हवा में संबंध क्या हो जाएंगे, फ्लाइट्स ज़्यादा चालू करना, फ्लाइट्स कम करना, ज़्यादा एरियाज तक फ्लाइट्स पहुंचाना एक दूसरे देश के बीच में, एनर्जी, पावर, ट्रेड, वही इधर से उधर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स यानी कि लोगों को भी आने जाने में आज़ादी और ईजीनेस, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं जो इस विजन का हिस्सा हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका। अब जो नया इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैरीटाइम यानी कि पानी और एयर कनेक्टिविटी यानी कि हवा का कनेक्टिविटी जो है, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें नए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ पे, श्रीलंका में। resuming ferry services and expanding flight networks to connect Tamil Nadu and Sri Lanka's northern and eastern provinces। और फेरी सर्विस को भी दोबारा से चालू किया जाएगा। रिज्यूम करना मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, यानी कि वो पॉज पर थी, होल्ड पर थी, उसको भी दोबारा से चालू किया जाएगा। और जो फ्लाइट नेटवर्क्स हैं वो ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे ताकि तमिलनाडु को श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस से भी, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इलाकों से भी जोड़ा जा सके। A major surge in energy connectivity will include developing renewable energy, wind and solar plants in Sri Lanka। अब बोल रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ा मेजर हिस्सा है, सर्ज है, किसमें, एनर्जी कनेक्टिविटी में। हमने बात करी ना 5 एलिमेंट्स हैं, 5वें एक एलिमेंट एनर्जी भी है। तो एनर्जी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर डेवलपमेंट की जाएगी, जिसमें कि विंड और सोलर प्लांट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा श्रीलंका में। Both hope to increase trade and continue Indian support for Sri Lanka's economy that crashed last year and is slowly working out its debt restructuring process। बोल रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ये दोनों इसीलिए किए गए, एक तो फ्लाइट्स और मैरीटाइम का नेटवर्क बढ़ाना और एनर्जी का वहाँ पे ज़्यादा विस्तार करना, ये दोनों चीज़ें इसलिए की गई इस उम्मीद में कि ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, दोनों देश ये चाहते हैं कि ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा कि इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट भी करना चाहता है, क्योंकि हमें पता है पिछले साल श्रीलंका की इकोनॉमी किस तरीके से क्रैश हुई थी, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है, और सरकार रद्द कर दी गई थी और भाग के जाना पड़ा था उनको वहाँ पे अपना देश छोड़ के। तो क्या हुआ कि इंडिया चाहता है कि उनकी इकोनॉमी में भी उनकी मदद करे, जो कि अब धीरे धीरे वापस उठने की कोशिश कर रही है। जो भी उनके ऊपर कर्जा है उसको रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से हटाने की कोशिश कर रही है, ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यानी कि कर्जे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। A memorandum of understanding was signed to operationalize UPI digital payments in Sri Lanka and to designate the Indian rupee as currency of trade for trade। अब इंडिया की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है या बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो रुपी में ट्रेड करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने यूपीआई जो है रशिया के साथ में भी स्टार्ट करने की कोशिश करी और एक और देश के साथ में भी स्टार्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, जिसमें यूपीआई पेमेंट्स का उन्हें लेन देन करा। अब श्रीलंका के साथ में भी वो यूपीआई डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि यूपीआई को किस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जाए वहाँ पे श्रीलंका में, और इंडियन रुपी में, करेंसी में, इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड हो, यानी कि अगर श्रीलंका हमसे कुछ खरीदे तो इंडियन रुपी में, हम उनको कुछ दे तो इंडियन रुपी में, यानी कि इंडियन रुपी का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। They also agreed to explore ways of enhancing tourism and culture and religious travels and educational collaboration। और दोनों देशों ने एक और चीज़ के ऊपर भी अग्रीमेंट यानी कि सहमति जताई है, वो ये है कि किस तरीके से टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, कल्चरल यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, इस तरीके के उनको जानने के लिए लोग एक दूसरे देश में आए कि हम लोग वहाँ पे जाके देखें कि रावण कैसे रहता था, वो लोग यहाँ पर आके देखें कि राम की धरती कैसी है, ठीक है, ये हो गया रिलीजियस वैल्यू, ठीक है।
कल्चरल वैल्यू कि हमारा और उनके कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है, हम लोग अगर मच्छी भात खाते हैं तो क्या वो लोग भी मच्छी भात उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या हमारे और उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं, और एजुकेशनल कोलैबोरेशंस हो, यानी कि एजुकेशनल स्तर पर भी हम दोनों देशों के बीच में संधि हो और नए आयाम हम उसमें भी लिख पाएँ. While the vision statement revealed a comprehensive plan for the future, what it lacked was conspicuous. None of the written documents released during Mr. Vikram Singh's visit acknowledged previous commitments by Sri Lanka on honoring the 13A constitutional amendment for devolution of powers to the north and eastern provinces. बोल रहे हैं कि जब ये स्टेटमेंट रिवील किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो ठीक है बता दिया उन्होंने, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट नहीं थी, व्हाट इज लैक्ड वाज कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ना सुस्पष्ट. तो जो चीज़ स्पष्ट नहीं थी वो क्या थी, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, रिटन डॉक्यूमेंट्स में विक्रम सिंघे ने जो साइन करे हैं या उनके विजिट के दौरान जो रिलीज़ किए गए हैं उसमें उन्होंने कहीं पे भी इस बात की सहमति नहीं दिया कि जो पिछला कमिटमेंट्स किए गए थे श्रीलंका द्वारा, कि वो जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 13A जो अमेंडमेंट है, जिसके मतलब है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स का आवंटन किसको, नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस को भी जो पावर का आवंटन किया गया था उसको वो सहमति देते हैं. इस बात का उन्होंने कहीं पे भी एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, जो कि पिछली जो भी श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उसने इस बात को एक्नॉलेज किया था. एंड फॉर रिजॉल्विंग द लॉन्ग पेंडिंग इशू ओवर द अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशर्स. और एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बहुत पुराना एक इशू भी पेंडिंग है कि जब इंडियन फिशर्समैन जो हैं वो क्या करते हैं, जब वो श्रीलंकन बॉर्डर्स पे पहुंचते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है, और वैसा ही इंडियन गवर्नमेंट भी करती है कि उनके जब फिशरमैन यहाँ पर आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. तो ये एक बड़े लंबे टाइम से एक पेंडिंग इशू चल रहा है, इसके ऊपर भी उनने कोई भी रेजोल्यूशन या रिजॉल्व इसका नहीं मिल पाया. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई सहमति नहीं बनी, कोई कमिटमेंट नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया. दैट मीन्स कि अब श्रीलंका जो है अपने इकोनॉमिक या ट्रेड या किसी भी तरीके की संधि के लिए इन दोनों मसलों के ऊपर कोई भी वो नहीं करेगा, बायस नहीं करेगा कि इन दोनों के अगर हमें ट्रेड संधि चाहिए तो ठीक है हम आपकी ये बात मान लेते हैं, वो ये चीज़ नहीं करेगा. ठीक है, इट वॉज लेफ्ट टू मिस्टर मोदी टू मेक अ शार्प अपील इन हिज स्पीच फॉर डिवोल्यूशन एंड द कंडक्ट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन. बोल रहे हैं कि ये मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो एक बहुत अपील भरी बात कहें, मतलब उनसे अपील करें अपनी स्पीच के दौरान ये डिवोल्यूशन के बारे में और जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस होने चाहिए श्रीलंका में उनके बारे में. एंड ही एम्फसाइज्ड द नीड टू इंश्योर अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी. और उन्होंने ये भी कहा कि जो श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है उनको इज्जत से मान सम्मान से रहने दिया जाए. In Colombo, the ruling SLPP that provides support for President Vikram Singhe made it clear that his government lacks the electoral mandate. और बोल रहे हैं वहीं श्रीलंका में जो रूलिंग पार्टी है SLPP, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे इस पद पर बने हुए हैं, जिन्होंने इनको सपोर्ट करा है, उन्होंने ये बात साफ कह दी कि इस सरकार के पास में इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है, यानी कि इस सरकार के पास में इलेक्शन के जैसे इलेक्शन जीत के कोई पार्टी आती तो वो बहुमत नहीं है टू डिस्कस दीज इश्यूज, कि वो इन बातों को, यानी कि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो इन बातों को डिस्कस कर सके. फॉर लॉन्ग द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. और ये दोनों ही बातें जो हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में टेंशन का कारण है बड़े लंबे समय से. The fact that neither Mr. Vikram Singhe's comments in Delhi nor the joint statement referred to such crucial issues may be the bigger message from the meeting. बोल रहे हैं कि ये बात भी
अस्वीकार नहीं की जा सकती कि ना तो विक्रम सिंघे के कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स आए दिल्ली में, उनमें और ना ही जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उनमें इन दोनों ही क्रूशियल इश्यूज के बारे में कोई चर्चा की गई। ठीक है, तो इससे एक और चीज़, एक बड़ा मैसेज सामने आता है इस मीटिंग से। वो क्या आता है? दैट डिस्पाइट श्रीलंका's अदर डिपेंडेंसीज ऑन न्यू दिल्ली, कि श्रीलंका मानते हैं कि श्रीलंका हमारे भारत के ऊपर निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर वेलकम to bring its historical concerns over the Tamil issue into bilateral negotiations। बोल रहे हैं कि अब श्रीलंका जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जो ये कोशिश है कि वो बायलेटरल नेगोशिएशंस के जरिए अपने हिस्टोरिकल कंसर्न्स और तमिल इश्यूज को लेकर आए बीच में और उनको सॉल्व करवा ले, ये पॉसिबिलिटी कम हो गई है। मतलब अब श्रीलंका इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा, जो कि मैंने पहले बताया कि मीटिंग से समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, regardless of the strong familial bonds between India and Sri Lanka, history has stripped up ties in the past। बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो संधि है वो लड़खड़ाई है, कई बार लड़खड़ाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, कई बार लड़खड़ाई, हालांकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कनेक्शन है फिर भी। एंड any vision for the future does not include an amicable resolution of these issues will be considered incomplete। और बोल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हम बात करें, हमारे दोस्ती भरे हम फ्यूचर देख रहे हैं, हमारा कोई विजन है, ऐसा ये विजन है हमारा फ्यूचर का, ये विजन है, कोई भी विजन हो, अगर हम फ्रेंडली तरीके से इन मसलों को नहीं सुलझाएंगे तो वो हमारा फ्यूचर का सारा विजन जो है वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि ये दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो ठीक है, बाउंड्री सेट करनी होती हैं, बट ये जो कुछ इश्यूज हैं इनके ऊपर फिर हमारे जो भी संधियां हैं वो फिर से लड़खड़ा सकती हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बोल रहे हैं इंडिया एंड श्रीलंका की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर, उससे निम्नलिखित में से कौन सी बात साबित हो जाती है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है द स्टेटमेंट प्राइमरली फोकसेस ऑन पॉलिटिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। केवल पॉलिटिकल टाइज तो नहीं है ना, 5 एरियाज है ना, विजन एरियाज जहाँ पे संधि की जानी है, तो ये तो इनकरेक्ट है। The key areas of vision include maritime, air, energy, trade and people-to-people initiatives। बिल्कुल सही है, ये 5 एरियाज में डिस्कशन किया गया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements regarding the initiatives between India and Sri Lanka is true based on the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इनिशिएटिव्स लिए गए उनके बारे में सही है। इंडिया एंड श्रीलंका आर डेवलपिंग ओनली मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इनकरेक्ट है ये। ओनली श्रीलंका इज वर्किंग ऑन डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग आफ्टर देयर इकोनॉमिक क्रैश्ड। बोल रहे हैं केवल श्रीलंका काम कर रहा है, तो इंडिया भी उनकी मदद कर रहा है ना, तो केवल वो तो नहीं काम कर रहे। द इंडियन रुपी वॉज डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल करेंसी ऑफ श्रीलंका, ये तो बिल्कुल गलत है। दे हैव कंसिडर्ड एनहांसिंग टूरिज्म, कल्चरल, रिलीजियस, ट्रैवल एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन, बिल्कुल सही है ये बात, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट टोन does the passage predominantly convey regarding the India Sri Lanka relationship? जहाँ राइटर ने ये चीज़ें बोली कि उनकी किसी भी कमेंट से, विक्रम सिंघे के किसी भी कमेंट से, किसी भी स्टेटमेंट से इन 2 क्रूशियल इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अगर हम इन 2 क्रूशियल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, इन दोनों क्रूशियल इश्यूज के ऊपर हमारा संधि नहीं हो पाती है, तो हमारे सारे फ्यूचर विजन जो है वो इनकम्प्लीट रहेंगे। ठीक है, और जो उन्होंने लैक ऑफ क्लैरिटी बताई कि कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ बिंदुओं पर, ये सारी चीज़ें क्या बोलती हैं? क्रिटिकल बताती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज क्रिटिकल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following statements best captures the author's perspective
ऑन द रीसेंट जॉइंट विजन स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। बोल रहे हैं ऑथर का क्या ओपिनियन है, ये जो रीसेंट जॉइंट स्टेटमेंट दी गई इंडिया श्रीलंका द्वारा, तो इसके बारे में ऑथर का क्या ओपिनियन है वो बताइए। The joint statement focuses on the importance of strengthening the cultural and historical ties between India and Sri Lanka। बोल रहे हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल संधियों को मजबूत करने के ऊपर ध्यान देती है, पर्टिकुलरली अराउंड द तमिल कम्युनिटी। ये तो गलत है ना, इनकरेक्ट है। The joint statement clearly outlines economic cooperation and promises a brighter future for both countries without any lacune। तो ये भी इनकरेक्ट है कि जो ठीक है दोनों जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है वो कोऑपरेशन तो बताती है, लेकिन केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है ना, केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 5 एरियाज हैं जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है, और बिना कोई कमी के, लेकिन मतलब कोई भी गैप नहीं रह जाएगा। तो गैप तो रह रहा है ना, हमारे फिशरमैन जो अरेस्ट किए जाते हैं उस बात के ऊपर कोई बात नहीं हुआ, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं आया। फिर इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है कि नॉर्थ और ईस्टर्न जो प्रोविंस है श्रीलंका का, उसके साथ में कनेक्टिविटी के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गैप्स हैं, तो बिना गैप्स के तो ये संधि नहीं हो रही, तो इनकम्प्लीट है। While the joint statement paints a comprehensive picture of the economic and infrastructural cooperation, it notably omits important historical issues between the two countries, making the vision appear incomplete। बिल्कुल सही है कि जॉइंट स्टेटमेंट एक ठीक है कलेक्टिव इशू, मतलब पूरा एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन की, लेकिन जो हमारे कुछ हिस्टोरिकल कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में, उनके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से ये जो विजन है वो इनकम्प्लीट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज, regardless of the strong familial bonds between India and Sri Lanka, history has stripped up ties in the past, and any vision for the future that does not include an amicable resolution of these issues will be considered incomplete। अब बोल रहे हैं कि हालांकि हमारे ठीक है ऐतिहासिक रिश्ते हैं, बहुत जाने पहचाने रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, बट स्टिल हिस्ट्री से कनेक्टेड होने के बावजूद भी हमारी संधियां बीच में टूटी हैं, बीच में हमारे रिश्तों में खटास आई है। और अगर हम फ्यूचर के लिए हम कोई फ्यूचर विजन देख रहे हैं, तो ये जो 2 मुख्य इश्यूज हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बातचीत नहीं की गई, फिशरमैन का अरेस्ट होना और नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस में 13A आर्टिकल में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको एक्सेप्ट करना, ये दोनों अगर इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किए जाते हैं फ्रेंडली तरीके से, तो ये कोई भी फ्यूचर प्लान जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेयर एमिकेबल मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि सभी एमिकेबल का मीनिंग है केवल एक को छोड़ के। फ्रेंडली, एमिकेबल का मीनिंग है फ्रेंडली तरीके से चाहते हैं वो उसका रेजोल्यूशन। पीसफुल, अगेन फ्रेंडली, शांतिपूर्ण तरीके से। हारमोनियस, अगेन शांतिपूर्ण, मिलजुल कर, दोस्ताना भाव में, ठीक है, सौहार्द से। हॉस्टाइल का मतलब होता है अग्रेसिव, फाइट करना, अगेंस्ट में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हॉस्टाइल इसका मीनिंग नहीं है, बाकी सब इसके मीनिंग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज का? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बोल रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बात की गई। इंडियाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशियन रीजन, इंडिया का साउथ एशियन रीजन में जो बढ़ता हुआ दबदबा है उसके बारे में चर्चा की गई। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है।
द एब्सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ तमिल इशू इन इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टॉक्स, बोल रहे हैं इंडिया श्रीलंका की द्विपक्षीय वार्तालाप में जो तमिल इशू को नहीं कंसिडर किया गया, उसको वहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया, ये था मेन थीम पैसेज का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which word in the passage is synonym with comprehensive? Comprehensive का मतलब होता है collective, व्यापक तौर पे, ठीक है, तो पूरा, complete. तो हमें यहाँ पे synonym बताना है. Conspicuous, conspicuous का मतलब होता है clear, एकदम साफ, स्पष्ट. Incomplete, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है कंप्लीट, तो इनकम्प्लीट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ऑल एनकम्पसिंग, ऑल एनकम्पसिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो सब चीज को कवर करती हो, यानी कि कंप्लीट कवरेज. लिमिटेड, थोड़ा सा लिमिट तक, तो ये लिमिटेड भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी ऑल एनकम्पसिंग इज द करेक्ट आंसर. एंटोनिम बताना है एक्नॉलेज्ड का. एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को हमने एक्सेप्ट करा या उसको मान लिया, रिकॉग्नाइज करा, ठीक है. तो कंफर्म करना, अगेन एक्नॉलेज करना. रिकॉग्नाइज करना, अगेन एक्नॉलेज करना. वैलिडेट करना, अगेन एक्नॉलेज करना. इग्नोर मतलब नज़रअंदाज कर देना. जब आप किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे, नज़रअंदाज कर दे रहे हो, तो आपने कैसे एक्नॉलेज करा? तो ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया. ऑप्शन सी इग्नोर्ड इज करेक्ट. An atmosphere of distrust that Pakistan has earned, the London-based advisory firm Henley and Partners assessment indicates, owing to its act of supporting terrorists and mismanagement of public affairs. बोल रहे हैं एक वातावरण सा बन गया है विश्वास ना होने का, डिस्ट्रस्ट मतलब किसी के ऊपर भरोसा ना कर पाने का, जो कि पाकिस्तान ने कमाया है. कैसे कमाया है? अब ये स्टेटमेंट सारी जम्बल्ड फॉर्म में, ठीक है. द लंदन बेस्ड एक फर्म है, कंपनी है, एडवाइजरी फर्म है, किसका नाम है? हेनली एंड पार्टनर्स असेसमेंट. उसका जो असेसमेंट है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ओइंग टू इट्स एक्ट ऑफ सपोर्टिंग टेररिस्ट एंड, क्योंकि वो टेररिस्ट का सपोर्ट करते हैं इस वजह से, एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक अफेयर्स का मिसमैनेजमेंट हो गया. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि एक लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म ने ये अपने असेसमेंट में ये बताया है क्या, कि जो पाकिस्तान में एक डिस्ट्रस्ट का, गैर विश्वास का, ठीक है, माहौल बन गया है. और वो क्यों बना है? हैज़ अर्नड, वो उसने कमाया है, पाकिस्तान ने कमाया है. ओइंग टू, क्योंकि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे पब्लिक अफेयर्स का मिसमैनेजमेंट है. तो ऑप्शन ए एन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा जो अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है वो द लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. द लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म हेनली पार्टनर्स असेसमेंट इंडिकेट्स ओइंग टू इट्स एक्ट ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे गलत हो गया. इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स? असेसमेंट इंडिकेट्स, ठीक है. ओइंग टू, किस वजह से, वहां पे वो वजह बता रहे हैं, लेकिन इंडिकेट्स क्या? वो तो इनकम्प्लीट है ना, कि इंडिकेट्स कुछ इंडिकेट करेगा जो कि इस वजह से हुआ होगा, ठीक है. तो ये इनकरेक्ट है. फिर अगेन ओइंग टू से स्टार्ट है कि वो किस वजह से हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है. द लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म हेनली पार्टनर्स असेसमेंट इंडिकेट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट पाकिस्तान has earned owing to its act of supporting terrorists and mismanagement of public affairs. Option D is correct. Appropriate meaning बताना है. एक idiom highlight किया गया है इसमें. Mark complains about his teaching job a lot, यानी कि मार्क नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने पढ़ाने की, टीचिंग की जो जॉब है उसके बारे में बहुत शिकायतें करता है. But I knew if he were offered a tenured position in the school he would jump at the chance. बोल रहे हैं लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा था और मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर हम उसको परमानेंट पोजीशन दे देंगे स्कूल में, परमानेंट अपॉर्चुनिटी दे देंगे स्कूल में, तो वो ही वुड जंप एट द चांस. अब ये जंप एट द चांस का मतलब होता है कि वो झपट के वो अपॉर्चुनिटी एकदम जल्दी से, तत्परता से पकड़ लेगा, ग्रैब कर लेगा, ठीक है. तो इसका मतलब हो कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को उसी टाइम ग्रैब करना. सो चलिए देखते हैं. टू बी लेस दैन द अमाउंट और स्टैंडर्ड दैट इज नीडेड और दैट यू वांट. बोल रहे हैं जो अमाउंट चाहिए या जो स्टैंडर्ड चाहिए उससे कम होना.
तो ये तो इनकरेक्ट है ना। टू प्लेस और रेस्ट समथिंग अबव और ऑन टॉप ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रख देना, ये भी मैच नहीं करता। टू एक्सेप्ट और सीज विद अलैक्रिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है उसको एकदम जल्दी से तत्परता से पकड़ लेना, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जंबल पैराजंबल के क्वेश्चन दिए हैं। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है, फर्स्ट और 2 यानी कि लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट पोजिशन पर है, ठीक है। इसके बीच में ए बी सी डी को हमने अरेंज करना है। चलिए, हैविंग लर्नड अ लेसन फ्रॉम द अर्लियर UN क्लाइमेट summit COP conferences where the West tended to be more assertive than the developing world, India has an ongoing COP27 in Sharm el-Sheikh been, and rightly so, vocal about the measures for combating the climate crisis. बोल रहे हैं कि हमने पिछली जो भी UN क्लाइमेट का समिट्स हुई हैं, COP कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनसे सीख लेते हुए, जिसमें कि जो वेस्ट है वो ज़्यादा असर्टिव था, ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वो, और इंडिया हैज़ एट द ऑनगोइंग COP27, अभी करंटली COP27 चल रही है शर्म अल शेख में, तो इंडिया ने वहाँ पे बीन एंड राइटली सो, बिल्कुल सही तरीके से बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई किस चीज़ के बारे में, अबाउट द मेजर्स, जो भी यहाँ पे स्टेप्स उठाने चाहिए अगर हमें इस क्लाइमेट क्राइसिस से उभरना है, जूझना है, तो निकलना है, तो उसके लिए जो स्टेप्स उठाने चाहिए उसके बारे में इंडिया ने वोकल होकर, यानी कि बिना किसी के दबाव में खुलेआम सारी चीज़ें बोली हैं। Feeling the heat of the agreement signed at last year's Glasgow COP, India, though committed to the pact as it enhances its renewable energy sector, has realized that the developed countries have ducked their responsibility. बोल रहे हैं जो अग्रीमेंट वहाँ पे साइन किया गया था पिछले साल के COP में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, इंडिया जिसने कि कमिटमेंट किया है, जो अपने कमिटमेंट के लिए तत्पर है, हमने भी वो रिन्यूएबल एनर्जी पैक्ट साइन करा है, ठीक है, जिसके तहत हम रिन्यूएबल एनर्जीज को ज़्यादा बढ़ावा देंगे हर एक सेक्टर में। तो उन्होंने ये चीज़ समझी, इंडिया ने, हमने ये चीज़ समझी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया। He laid emphasis on the phasing down rather than phasing out of all fossil fuels. तो उन्होंने किस बात पे, कोई व्यक्ति हैं, ही कहा गया, तो कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमें फेज डाउन करना है, यानी कि धीरे धीरे कम करना है, rather than phasing out, बजाय कि बिल्कुल ही छोड़ देना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बोले आप नशा छोड़ दो, तो वो एकदम से नहीं छूटता, राइट, उनको भी बोला जाता है कि आप धीरे धीरे कम करो, अपने डोजेस कम करो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करी कि हम धीरे धीरे कम करते हैं, रादर देन कि पूरा ही छोड़ दें सारा का सारा फॉसिल फ्यूल। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वॉज कैटेगोरिकल that no fuel be singled out in the fight against climate change. तो उन्होंने सुस्पष्ट तरीके से ये चीज़ कही है कि जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जिसको हम सिंगल आउट कर दें, यानी कि छोड़ दें कि ठीक है ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्शन दे सकते हैं, बट बाकी चीज़ें हम लोग चेंज कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। This is evident from the baseless singling out of coal from among the fossil fuels as the villain of peace in Glasgow. और ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि उनको जो पिछला ग्लासगो में COP की मीटिंग हुई थी उसमें ये चीज़ साफ दर्शाई गई थी, साफ साफ जाहिर हो गई थी, सभी फॉसिल फ्यूल्स में से कोल को बिना किसी वजह के, बिना किसी तथ्य के विलन बता दिया गया है। विलन ऑफ पीस मतलब कि उसको कल्प्रिट बता दिया गया है कि यही मुजरिम है सारे कार्बन डाइऑक्साइड का, सारे ग्रीन हाउस गैसेस का। इंडिया was particularly projected in a bad light for its continued dependence on coal in around 50% of its power generation.
और बोल रहे हैं खास तौर पे इंडिया को बुरी तरीके से, मतलब बैड नाम से बदनाम करने की तरीके से दर्शाया गया कि इंडिया अभी भी 50% अपनी पावर जो जनरेट करता है वो कोल से करता है। ये वहाँ पे मेंशन किया गया खास तौर पे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें तो ये चीज़ कहेगी कि पिछले COP से हमने सीख ली है और इंडिया ने फिर वहाँ पे बहुत ही वोकल तरीके से, बहुत ही जोर शोर से ये चीज़ बताई कि अगर हमने क्लाइमेट क्राइसिस को डील करना है तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन थे वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव थे, जिन्होंने ये चीज़ साफ स्पष्ट तौर पे कही कि कोई भी फ्यूल छोड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी भी फ्यूल के ऊपर, एक फ्यूल के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद में आ जाता है कि इन्होंने ही लेड एम्फेसिस ऑन फेजिंग डाउन, तो इन्होंने जोर दिया फेज डाउन करने का रादर देन फेज आउट। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो जाता है ए स्टेटमेंट की जो एग्रीमेंट साइन किया गया था पिछले साल, उसकी समझ लेते हुए, उससे जोश लेते हुए या उसके प्रति अपने कमिटमेंट को देखते हुए भी उन्होंने ये चीज़ कही कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा हुआ है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ स्टेटमेंट हो जाता है डी कि ये एविडेंट है क्योंकि पिछले बरी बेसलेसली कोल को विलन बता दिया गया, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कोल के ऊपर निर्भर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डीजल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों से पोल्यूशन नहीं हो रहा, या फिर हाइड्रोथर्मल, इन सब चीज़ों से पोल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ एक कोल वाले जो है थर्मल, उनसे ही पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन तो बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है ना, फैक्ट्रीज इनकी इतनी चल रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इतना ज़्यादा इनका डेली एक्सपेंस है हर चीज़ का, तो इनसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है कि एक जो डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन आधी है या पॉपुलेशन चलो ज़्यादा भी है, बट डेवलपिंग और डेवलप्ड में फ़र्क है, तो उन पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो किस में ज़्यादा पोल्यूशन होगा? तो वो कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपना पल्ला झाड़ लिया अपनी जिम्मेदारी से, जो कि इस बात से भी जाहिर हो गया कि सभी देशों ने पर्टिकुलरली इंडिया को बैड लाइट में लाने की कोशिश करी कि हम लोग 50% जो है पावर जनरेट करते हैं कोल से। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है 1CBAD2। ठीक है, CBAD ऑप्शन B is correct. The Reserve Bank of India (RBI) has come out with a stimulus package that is part of a series to counter the ill effects of the countrywide lockdown. बोले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको बोला जाता है, वो एक स्टिमुलस पैकेज लेकर आया है, जिसका जो एक सीरीज चली हुई है कि जो देश भर में लॉकडाउन लगा था उसके जो दुष्प्रभाव हुए उनको काउंटर करने के लिए, उनसे अब निपटने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उनमें से ही एक स्टेप ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, पता चल गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टिमुलस पैकेज लाया है और उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि जो सेकंड कंपोनेंट है, द सेकंड कंपोनेंट इज रेजिंग ₹50,000 करोड़ फॉर बैंक्स विच इन टर्न सब्सक्राइब टू बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। बोल रहे हैं सेकंड कंपोनेंट, यानी कि इससे पहले फर्स्ट कंपोनेंट भी होगा तभी सेकंड पे आएंगे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करें तो हम ये तो समझ गए कि वो जो पैकेज है उसी के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो ये है कि 50,000 करोड़ बैंक्स के लिए जमा किए जाएंगे, रेज किए जाएंगे, जो कि बॉन्ड्स के द्वारा कॉर्पोरेट्स को इशू किए जाएंगे। इट हैज टू कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द ₹50,000 करोड़ फॉर NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। बोल रहे हैं इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अब किसमें दो कंपोनेंट्स हैं? जो स्टिमुलस पैकेज था, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट होगी कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। जो स्टिमुलस पैकेज था, पहला कंपोनेंट है कि 50,000 करोड़ रुपए जो है वो जनरेट किए जाएंगे या डोनेट किए जाएंगे NABARD को, SIDBI को और NHB को फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशंस टू वंस हु एक्चुअली नीड सक्कर, स्मॉल, मीडियम एंड टाइनी अर्बन एंड रूरल यूनिट्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। बोल रहे हैं ताकि ये आगे ट्रांसमिशन कर पाएँ, किसको? उन
जो लोगों को या उन बैंक्स को या उन संस्थानों को जिनको एक्चुअली सहायता की शक्कर मतलब सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, जो कि कौन है, स्मॉल, मीडियम एंड टाइनी अर्बन एंड रूरल यूनिट्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ये सबको सहायता की ज़रूरत है, उन तक ये पैसा पहुंचाया जाए। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया क्यू पॉइंट, जिसमें बताया कि जो सेकेंड कंपोनेंट है इसी पैकेज का वो क्या है। फोर्थ हो गया हैविंग स्लिप्ड अप इन रेजिंग द फर्स्ट ट्रांचे ऑफ ₹75,000 करोड़ इन मार्च। अब बोल रहे हैं कि इनसे एक चूक हो गई है, स्लिप अप मतलब चूक हो गई है, गलती हो गई है। क्या कि उनने जो पहली किश्त या पहला हिस्सा जनरेट करा, रेज करा 75,000 करोड़ का मार्च में, व्हेन इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, जब उनने कोई भी कंडीशंस नहीं बताई किस चीज़ की। द RBI इज नाउ मेकिंग श्योर दैट हाफ द मनी गोज ओनली टू द टारगेटेड बेनिफिशरीज एंड नॉट टू मेगा कॉर्पोरेट्स एंड PSU। उनने 75,000 करोड़ पहले दिए, ठीक है, मार्च में, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 75,000 करोड़ जो है वो किन किन को मिलने चाहिए। जैसे अब इस बार उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये किस किस के लिए, स्मॉल, मीडियम एंड टाइनी अर्बन एंड रूरल यूनिट्स के लिए है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बताया, तो उससे क्या हुआ कि जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं वो बैंक्स सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि बहुत बड़े कॉरपोरेट्स को, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनिट्स को, उन तक भी पैसा पहुंच गया, ठीक है। तो ये उनकी पहली गलती हो गई। तो ये हो गया 4। तो अरेंजमेंट बन रहा है PRQS। P से एक ही स्टार्ट है, PRQS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। But given the past experience, India needs to mount pressure especially on the US, UK and Canada to curb Khalistani extremism। बोल रहे हैं लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए इंडिया को प्रेशर बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, खास तौर पे US के ऊपर, UK के ऊपर और कनाडा के ऊपर, ताकि वो अपनी धरती पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है उसको रोक सकें, ठीक है। The Western powers dominating the world scene had protected Pakistan for long, despite evidence of it aiding Khalistani terrorism in India's state of Punjab। बोल रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज दुनिया भर में चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा हो, किसी भी देश में अपने इंटरनल मैटर्स चल रहे हो, उनको कंट्रोल करने पहुंच जाते हैं, USA तो खास तौर पे, ठीक है। तो ये जो उनका डोमिनेशन है वर्ल्ड, दुनिया भर को, वो उसने हमेशा पाकिस्तान को बचाया हुआ है, बचा के रखा हुआ है, जबकि दुनिया भर में इस बात के भी सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हमारे देश में, इंडिया के पंजाब स्टेट में खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ाने में मदद कर रहा है, कैसे उसको वो सहायता पहुंचा रहा है। इंडिया इज राइटली एक्सरसाइजिंग utmost seriousness in calling out the neglect of the Western world toward the Khalistani extremist sentiments against India being fomented from their land। बोल रहे हैं इंडिया ने बिल्कुल सही तरीके से और बहुत ही गंभीरता के साथ में लोगों को कॉल आउट करा, यानी कि उनको निंदा करी उनकी, कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी सरजमी पर पनप रहे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को पनाह दी, उनको पनपने दिया, जो कि इंडिया के अगेंस्ट उनकी सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत ख़राब है, अपनी ज़मीन पर वो उन लोगों को एक्टिविटी करने दे रहे हैं। India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has summoned the Canadian envoy to India and issued a démarche। अब बोल रहे हैं कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कैनेडियन एनवॉय यानी कि कैनेडियन कुछ मंत्रियों को अपने पास बुलाया, इंडिया में समन करा और उनको डिमार्श दिया। डिमार्श मतलब एक पॉलिटिकल, एक सरकारी कागज़ की भाई किस तरीके से हम आपके अगेंस्ट या फिर एक्शन लेंगे, या फिर उनको वार्निंग काइंड ऑफ चीज़ एक दी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि इंडिया ने अपनी एक्सरसाइज करते हुए, अपना अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सीरियसली उनने वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को निंदा करी है कि वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने दे रहे हैं भारत के खिलाफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को पनपने में,
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाता है एस, कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कैनेडियन एनवॉय को समन करा। थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है लेकिन हमारे पुराने एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि इंडिया को केवल उनको समन नहीं करना चाहिए, तो उनको यूएस, यूके, कनाडा सबको सबके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो सब जगह के सीन्स को डोमिनेट करती हैं वो पाकिस्तान को हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। हालांकि काफ़ी सारे सबूत मौजूद हैं जिनमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान ही खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है पंजाब में। तो अरेंजमेंट हमारा बनता है RSPQ। ठीक है, RSPQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। Data released by the National Statistical Office on Wednesday showed that retail inflation edged up to 4.8% in June after falling to a 20-month low of 4.3% in May। बोल रहे हैं जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया बुधवार को, जिसमें कि ये बताया गया कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो अब 4.8% पर पहुंच चुकी है जून में, जो कि 20 महीनों के न्यूनतम स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर पहुंची थी कब? मई में, और वो निचला स्तर कितना था? 4.3%। ये हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जिक्र करा गया और उसका डेटा बताया गया कि उसने एक डेटा रिलीज करा है। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि इसी के ऊपर आगे चर्चा होगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून इन्फ्लेशन हैज एवरेज्ड 4.6%। अब बोल रहे हैं पहले क्वार्टर में अप्रैल से जून तक जो इन्फ्लेशन है वो 4.6% पर रही है, इन लाइन with the Reserve Bank of India's forecast in the last monetary policy committee meeting। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में बताया था कि इतनी रहेगी और उतनी ही बनी हुई है। ठीक है, while this would suggest that the macroeconomic environment is keeping a fine balance, there are risks of it turning unfavorable in the month ahead on account of rains। बोल रहे हैं कि हालांकि ये माना जा रहा है, ये उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो एकदम सही तरीके से एकदम बैलेंस स्थिति में है, लेकिन इसके ऊपर आगे रिस्क्स हैं कि अब चीज़ें खराब हो सकती हैं, हमारे पक्ष से विपरीत हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में बारिश की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। Alongside, data also shows that industrial production maintained its momentum। अब इसी के साथ में डेटा ये भी बताता है कि जो इंडस्ट्रियल मोमेंटम है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी एक लिमिट से बरकरार है, मतलब एक स्थिर पेस पे चल रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। The index of industrial production rose by 5.2% in May, up from 4.5% in month before। बोल रहे हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है वो भी 5.2% तक बढ़ चुका है मई में, जो कि 4.5% से उछला है पिछले महीने के मुकाबले में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया पी है। इसके बाद में क्यू स्टेटमेंट आ जाता है कि इसी का बता रहे हैं आगे कि अप्रैल से जून क्वार्टर तक इन्फ्लेशन 4.6% पर रहा। ठीक है, सेकेंड हो गया ये, जैसा कि आरबीआई ने प्रेडिक्ट भी करा था। थर्ड हो जाता है कि इसी के साथ में डेटा ये भी बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है उसने। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हो जाता है कि हालांकि इस चीज़ को भी सजेस्ट करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक है फाइन बैलेंस बना के चलो है, लेकिन अभी स्थिति खराब हो सकती है बारिशों की वजह से। तो ये हो गया 4। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। PQSR ऑप्शन डी इज करेक्ट। The southwest monsoon has recorded 52.6% rainfall deficiency during the first 2 weeks of the season that runs from June to September। बोल रहे साउथ वेस्ट मानसून में 52.6% रेनफॉल दर्ज की गई। ठीक है, जो कि गिरावट है, डेफिशिएंसी आई है, 52.6% रेनफॉल डेफिशिएंसी आई है पहले 2 हफ्तों के दौरान में। ठीक है, और जो कब से कब तक रहता है साउथ वेस्ट मानसून, जून से सितंबर तक रहता है। ओनली ईस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र एंड द साउथ
बारिंग तमिलनाडु रिमेन इन द रेड जोन। केवल ईस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र और साउथ, जिसमें तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो केवल यही इलाके हैं जो रेड जोन में अब रहते हैं। ऑल्दो द पास्ट 1 वीक एंड मोर हैव सीन मेनी ऑफ दीज एरियाज रिसीव गुड शॉवर, बोल रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इनमें से ज़्यादातर एरियाज में अच्छी बारिश हुई है। ठीक है, ये हमने देखा है। but also turning the cumulative deficiency into 2.3% surplus as on July 10, बोल रहे हैं, लेकिन इससे जो टोटल कलेक्टिव डेफिशिएंसी है वो 2.3% का मतलब डेफिशिएंसी से ऊपर चला गया है, सरप्लस से भी ऊपर चला गया। 2.3% से जितनी होनी चाहिए, मान लो 98 सेंटीमीटर होनी चाहिए बारिश, तो उससे 2.3% प्लस में ही चल रहा है। ठीक है, और ये कब का डेटा है? जुलाई 10 का। इट हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस सिंस नॉट ओनली कवरिंग द एंटायर कंट्री बाय जुलाई 2, 6 days बिफोर स्केड्यूल, बोल रहे हैं इसने, लेकिन तब से लेके अब तक उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है। ना केवल इसने पूरे देश को 2 जुलाई तक कवर कर लिया, जो स्केड्यूल बनाया गया था उससे 6 दिन पहले का स्केड्यूल है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ में क्या आता है? बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो टर्निंग, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि एस के बाद में आर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें ये पता चल गई कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पी है। ओके, तो अब ये बारिश बता रहे कि बाकी सब जगह सरप्लस हो गई है, 2.3% सरप्लस हो गई है। केवल कुछ एरियाज हैं जो रेड जोन में रह रहे हैं जहाँ पे बारिश कम हुई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि वहाँ पे भी अच्छी बारिश हो गई। तो हमें समझ में आ गया कि पी, एस, आर और लास्ट में क्यू। ठीक है, पी, एस, आर, क्यू। तो पी, एस, आर, क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द BSE मिड कैप इंडेक्स इज अप by around 26% over the past year, बोल रहे हैं BSE मिड कैप जो है वो उसमें उछाल आया है 26% का पिछले एक साल में। while the small cap index has also seen similar gains, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इसी तरीके का उछाल है। Day-to-day fluctuations notwithstanding, the Indian stock market has had a healthy run over the past year, बोल रहे हैं दिन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट फिर भी पिछले एक साल से अच्छी स्थिति में बना हुआ है। उसका ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, दिन भर में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे या पूरे साल भर का ओवरऑल हम देखें तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। It is currently trading at a PE price to earnings ratio of around 24, broadly in line with its 10-year average, बोल रहे हैं अभी currently हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो PE के रेशो में है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग के रेशो में है, और इसका रेशो कितना चल रहा है? अभी 24 चल रहा है, जो कि पिछले 10 सालों का जो एवरेज है उसी के अनुसार है, उसी के अनुरूप है। द एक्सुबरेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लार्जर कंपनीज, और ये जो एक्साइटमेंट है कि हाँ 24 का एवरेज बना हुआ है, ये केवल लार्जर कंपनीज तक सीमित नहीं है, सभी कंपनीज के लिए सेम ही आंकड़ा है। द सेंसेक्स हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 65,000 मार्क एंड इज अप 20% ओवर द पास्ट ईयर, बोल रहे हैं सेंसेक्स ने रिसेंटली 65,000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है और 20% ऊपर उछल चुका है ये पिछले एक साल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है डे टू डे फ्लक्चुएशंस जो है मार्केट की वो ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर पा रही हैं, ओवरऑल हमारा मार्केट जो है वो स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा पॉइंट हो जाता है कि सेंसेक्स ने रिसेंटली 65,000 का मार्क क्रॉस करा, पिछले एक साल में ये 20% ऊपर हो चुका है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि करंटली हम पीई रेशो में ट्रेड कर रहे हैं जो कि 24 पर बना हुआ है, और ये पिछले 10 सालों के एवरेज के अनुसार ही है। और फाइनल पॉइंट हो जाता है हमारा कि BSE मिड कैप जो है वो 26% से उछाल पे चल रहा है, और वहीं स्मॉल कैप भी सिमिलर गेन्स के साथ में बना हुआ है। तो अरेंजमेंट हमारा बन जा रहा है Q, S, R,
QSP, Q से दो ऑप्शन है, A QSPR और B QSRP, ऑप्शन C is correct. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a package of schemes for farmers with a total dash of rupees 3.7 लाख करोड़ बोल रहे हैं कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसने एक पैकेज स्कीम जो कि किसानों के लिए बनाई गई है उसको स्वीकृति दे गई, जिसमें कि टोटल कितना रुपया 3.7 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है. ठीक है. According to the union government, the schemes are aimed at boosting farmers' income. अब यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार ये जो स्कीम्स हैं ये किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं. स्ट्रेंथनिंग नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जिसमें हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी मजबूत कर पाए. रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ज़मीन की हेल्थ भी, यानी कि ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने से ज़मीन की हेल्थ ना ख़राब हो जाए, ये चीज़ भी मेंटेन की जानी चाहिए. ठीक है. तो इसको भी हम जो उनकी सॉइल की हेल्थ है उसको भी दोबारा रिस्टोर करेंगे और फूड सिक्योरिटी भी बनाई जा सके. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बजट का, मतलब ये जो पैकेज लॉन्च किया गया है इसका पार्ट है. The focus is on promoting sustainable agriculture for the overall well-being and economic dash of farmers. बोल रहे हैं जो मुख्य फोकस है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, जो कि ओवरऑल वेलबींग, किसानों की ओवरऑल वेलबींग के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है. ठीक है. द PM प्रणाम Program for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. Amelioration मतलब कि दोबारा से रिस्टोर कर पाना, दोबारा से उसको पुनर्जीवन कर पाना. ठीक है. तो ये जो PM प्रणाम का नाम का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, इसका incentivize states to promote alternative fertilizers and a balanced use of chemical fertilizers. तो बोल रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स को incentivize करेगा, यानी कि और ज़्यादा राशि देगा ताकि वो क्या करे, फर्टिलाइज़र्स, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट करें और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ में बैलेंस यूज़ बना के चलें. यानी कि अभी जैसे केवल केमिकल फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स से, इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र्स से रिप्लेस किया जाए, और थोड़ी बहुत अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है तो यूज़ की जाए, बाकी जो इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर जाया जाए. द बल्क ऑफ द पैकेज हैज़ बीन डैश फॉर यूरिया सब्सिडी फॉर 3 years. अब जो एक बड़ा हिस्सा है इस पैकेज का वो क्या है, वो यूरिया सब्सिडी है 3 सालों के लिए. ठीक है. अब दी गई है, घटाई गई है, क्या है वो पता चलता है आगे. सबसे पहला है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड अ पैकेज ऑफ स्कीम्स फॉर फार्मर्स विद टोटल, अब टोटल क्या, तो टोटल डैश ऑफ रुपीज़ 3.7 लाख करोड़. तो वोटरी का मतलब होता है सपोर्टर या डिवोटी, तो यहाँ पे सपोर्टर या डिवोटी की तो बात नहीं आ रही. आउटले का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लान, तो यहाँ पे विद टोटल आउटले ऑफ रुपीज़ 3 यानी कि टोटल फाइनेंशियल प्लान ऑफ रुपीज़ 3.7 लाख करोड़ करेक्ट है. एफिकेसी मतलब इफेक्टिव कितना है वो, और लीवे मतलब होता है फ्रीडम, इस चीज़ को आज़ादी देना. तो यहाँ पे फ्रीडम और एफिकेसी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी आउटले इज करेक्ट. द फोकस इज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर द ओवरऑल वेलबींग एंड इकोनॉमिक डैश ऑफ फार्मर्स. अब बोल रहे हैं जो सारा का सारा फोकस है वो किसके ऊपर है, वो इकोनॉमिक डैश ऑफ फार्मर्स, ओवरऑल वेलबींग और इकोनॉमिक डिसेंट. अब डिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसएग्रीमेंट में किसी चीज़ के जाना. ठीक है. किसी चीज़ से विवाद, मतभेद रखना. बेटरमेंट यानी कि अच्छे के लिए, भले के लिए, तो फार्मर के इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए तो पॉसिबिलिटी है ना. असेसमेंट मतलब इवैल्यूएशन, मतलब आंकलन करना. तो फार्मर के इकोनॉमिक असेसमेंट के लिए तो ये प्लान नहीं दिया जा रहा. अमेंडमेंट मतलब किसी चीज़ में चेंज लेकर आना, ऑल्टरेशन लेकर आना. तो यहाँ पे इकोनॉमिक अमेंडमेंट भी नहीं किया जा रहा, इकोनॉमिक बेटरमेंट की बात की जा रही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द PM Pranam
dash incentivize states to promote alternative fertilizers. Will incentivize are incentivize, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए किया जाएगा, तो फ्यूचर में वर्ब कौन सा आता है? विल. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल इज करेक्ट. The bulk of the package has been dash for urea subsidy for 3 years. तो अब इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैकेज का वो क्या किया गया? ओवरलुक किया गया, यानी कि नज़रअंदाज किया गया. तो नज़रअंदाज तो नहीं किया गया. मार्क्ड, मार्क्ड मतलब कि उसके लिए रखा गया. ठीक है. अरमार्क्ड, अरमार्क्ड का मतलब होता है कि यूरिया सब्सिडी के लिए अलॉट किया गया, रखा गया. और अरमार्क का मतलब भी सेम होता है बट टेंस में डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी अरमार्क्ड इज करेक्ट. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. इसके अलावा जो बच्चे एसएससी सीजीएल प्री दे चुके हैं और मेंस के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए. आपको 30 to 40 मॉक टेस्ट का एक पूरा सेट मिल रहा है अवेलेबल विद एक्सप्लेनेशन. तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर मेंस. ठीक है, तो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.